कल 1909 के एक्ट को पढ़ा, फिर हमने देखा कि किस तरह से उसमें एक बेहतरीन किस्म के मुसलमानों के लिए स्पेसिफ़िकली, ठीक है, मुसलमानों के लिए स्पेसिफ़िकली उसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो जो थे मुस्लिम्स जो थे उनको सेपरेट राइट कि आप अपने लोगों को खुद वोट डाल सकते हैं, यानी मुस्लिम विल गोना टू चूज़ मुस्लिम, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कि मुस्लिम्स के नंबर जो थे वो इंडिया में हिंदुओं के मुकाबले में कम थे। सो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू बीट देम आउट, वो किसी भी तरह से उनको बीट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से सेफ पोजीशन यही थी, ठीक है, सेफ पोजीशन यही थी कि हम अपने लोगों को खुद वोट दें, मुस्लिम्स को चूज़ करें जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा, इस 1909 का एक्ट जो है ये चला और उसके बाद फिर 1919 का एक्ट आया, ठीक है। 1970 जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1914 से 1918 तक, उस वॉर के दौरान मुस्लिम्स ने, बच्चे ये लास्ट पेज है इसका, ठीक है, इस चैप्टर का, उस दौरान मुस्लिम्स को ये कहा, मुस्लिम्स फाइट नहीं कर रहे थे और ना हिंदू जो थे उस तरह से फाइट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम क्यों फाइट करें, आप हमें हुकूक नहीं देते, राइट्स नहीं देते, और बहुत सारे उनके इश्यूज थे, ठीक है। इस वजह से वो फाइट नहीं करना चाह रहे थे, बट ब्रिटिशर्स ने उनसे प्रॉमिस किया कि एट द एंड ऑफ द वॉर हम आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, एट द एंड ऑफ द वॉर हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे आप कहते हैं कि मसाइल को हल करेंगे, ठीक है, जो आपकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 1917 में ये कमीशन बना, फिर उसने 1919 तक काम किया। अब ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेगो जो है और चैम्सफोर्ड ये दो इंडिविजुअल्स थे जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, या इस रिफॉर्म्स को लाने में उनका किरदार बुनियादी रहा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन एक्ट्स में जो पहले एक्ट्स की शॉर्ट कमिंग्स थी, यानी इसमें जो मुतालबे थे जो पिछले उसमें पूरे नहीं हो सके थे, जो हिंदुस्तानी जिसे आप कह सकते हैं कि रिलैक्स नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि शायद हमें उतने हमारे हुकूक नहीं दिए गए जितने मिलने चाहिए थे, ठीक है, या हमारे साथ हमें हमारे उस फैसले साजी में जो हिंदुस्तान के मुताबिक फ़ैसले होते हैं, उन फैसला साजी में हमें उस तरह से शामिल नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग कुछ डिमांड्स कर रहे थे और उन डिमांड्स को पूरा करना जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लिहाजा इस एक्ट में उन डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश की गई, ठीक है, या एड्रेस करने की कोशिश की गई। फुली सपोर्ट अब भी नहीं मिली थी। अब भी इंडियंस ये नहीं कह सकते थे कि इंडिया के जितने मामलात हैं या उसके जितने सेटअप्स हैं उसके सोल अथॉरिटी या उनको चलाने वाले इंडियंस हैं। नो, नॉट एट ऑल, दैट वाज नॉट द केस, ठीक है। अब भी जो रियल पावर थी, जो जैसे कहते हैं कि आप जो स्पेसिफिकली जो रूल कर रहे थे इंडिया को, वो बुनियादी तौर पर ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने बहुत माइन्यूट सा हिस्सा दिया। इनको कई कमेटी में शामिल करवा दिया, कई काउंसिल में शामिल करा दिया, लेकिन पावर ऑब्वियसली पावर अब भी जो रियल पावर थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हैंड में रखी हुई थी और वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1909 के जो डिमांड्स थे जो पूरे नहीं हुए थे उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई। In center, two legislative bodies came into existence. Now, I have told you in depth about legislative bodies. Legislative bodies वो होती हैं जो legislation करती हैं, यानी कानून बनाती हैं, यानी कानून साजी करती हैं, ठीक है। यानी जो कानून बनाते हैं या कानून साजी करते हैं उनको कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो दो लेवल की हैं। एक प्रोविंशियल लेवल की है, जैसे सिंध की कराची में है लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे प्रोविंशियल असम्बली कहते हैं। MPAs उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। KPK की पेशावर में है, पंजाब की लाहौर में है और बलूचिस्तान की क्वेटा में, ठीक है। सेम इसी तरह नेशनल असम्बली भी होती है जो फेडरल में होती है, जो सेंटर में होती है, जो जिसे आप कह सकते हैं हमारे इस्लामाबाद में है, हमारी एग्जिस्ट करती है इस्लामाबाद में। फिर हमारी जो फेडरल असम्बली है इसके मेंबर जो होते हैं उनको MNAs कहते हैं, ठीक है। हमारी जो फेडरल असम्बली है इसके दो बुनियादी तौर पर पार्ट्स हैं, दो चैम्बर्स हैं, दो हिस्से हैं, ठीक है। एक को कहते हैं नेशनल असम्बली या लोअर हाउस,
एक को कहते हैं सेनेट या अपर हाउस। नेम मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बरतानिया में यानी यूके में इसका नेम जो है वो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जो अमेरिका है उसमें इसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है। नेम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। दो हिस्से हैं बुनियादी तौर पर, लोअर और अपर। लोअर जो है इसमें पॉपुलेशन वाइज सीट्स मिलती हैं, यानी पंजाब की सीट सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अपर में जो सीट्स एलोकेशन है वो इक्वल है, ठीक है। उसमें बलूचिस्तान की आबादी कम होने के बावजूद भी उतनी ही सीट्स हैं जितनी पंजाब की हैं, ठीक है। इन ऊपर जो इसमें सेनेट है उसके 104 मेंबर्स हैं, जो डाउन असम्बली है इसके 342 मेंबर्स हैं, ठीक है बच्चे। इसमें यह हुआ कि अब अंग्रेज़ों ने फेडरल लेवल पर जो उन दिनों दिल्ली था उसमें दो हिस्से कर दिए उसके, ठीक है। दो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ बना दी, ठीक है। कुछ मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, जैसे एमएनएज वगैरह हैं ये इलेक्टेड होते हैं। सेनेट जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, इनको वोटिंग मिलती है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। फिर दो किस्में और भी हैं, जैसे 342 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की। बच्चे इन बातों को आपने गौर से सुनना है, ठीक है, ये आपकी 9th-10th में भी फिर काम आएंगी। दो जो नेशनल असम्बली है, हमारे जो लोअर हाउस है फेडरल में, जो सेंटर में, जो कैपिटल में हमारा लोअर हाउस है, इसके 342 मेंबर्स हैं। अब इसमें मेंबर्स दो तरह के हैं। एक मेंबर जो है वो है डायरेक्टली इलेक्टेड, जो ओपन वोट कंटेस्ट करते हैं, जीत जाता है वो आगे चला जाता है, ठीक है, उसको सीट मिल जाती है। और 70 सीट्स जो हैं 372 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, और बकाया जो 70 हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है। मसलन अब मुक्तसिद है, इसकी पार्टी ने बड़े ज़बरदस्त इलेक्शंस लड़े हैं, ठीक है, और उसमें इसने 100 सीट्स हासिल करनी है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त इसने जो है खूब पैसा भी खर्च किया है और स्लोगन्स भी अच्छे लगाए हैं और तकरीरें तो वैसे भी अच्छी करता है। तो इसके बाद जो है मुक्तसिद को 100 सीट्स मिल गई है, ठीक है। अब ये जो 70 सीट्स हैं आउट ऑफ 242 इसने 100 सीट्स जीती हैं। अब ये जो वो जो दूसरी सीट है जिसे कहते हैं कि जो दूसरी वो है 70 सीट्स हैं, उसमें मुक्तसिद को मिल गए 35 सीट्स। भाई आप अपने उसके फीमेल एलोकेशन इस पे होती है, सिर्फ ये फीमेल के लिए मुख्तस है। आप इस पे बिल्कुल कोई अपनी पार्टी के फीमेल जो है जो ओपन कंटेस्ट नहीं कर सकती उनको ले आए, ठीक है। फिर जो है सैयद सुदेस है, इसने भी बड़ा ज़बरदस्त कंटेस्ट किया, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, लेकिन सीट्स थोड़ी सी कम इसको मिली है। तो इसको मिल गई हैं, आप कह सकते हैं कि 50 सीट्स, ठीक है, 50 सीट्स इसको मिल गई हैं। अब 50 सीट्स में इसने ये किया है कि इसको 70 के हिसाब से, 100 के हिसाब से अगर मुक्तसिद को 35 मिली है तो इसे 17 या 18 मिल जाएंगी, उस पर भी ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो सैयद सुदेस ने उस तरह से भी उस पर अपने कैंडिडेट्स ले आया। अब ये फीमेल एलोकेटेड सीट होती हैं, लेकिन ये नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं क्योंकि इन पे ओपन कंटेस्ट नहीं होता, इन पे इलेक्शंस नहीं होते। तो यहाँ पर जब 1919 के मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद ब्रिटिशर्स ने जो सीट एलोकेशन की थी उसमें दोनों मौजूदगी थी, नॉमिनेटेड भी थे और दूसरे भी थे, ठीक है। अच्छा, देयर कंडीशन फॉर द वोटर्स टू, वोटर्स को भी इस तरह नहीं था जैसे आजकल पाकिस्तान में है कि 18+ हो, शनाख्ती कार्ड होल्डर हो तो वो जो है अपने सीट्स, वो जो है जिसे आप कह सकते हैं कि वोट डाल सकता है। नहीं, देयर वाज सम कंडीशन, प्री कंडीशंस में हो सकता है प्रॉपर्टी हो कि किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी होगी तो उसके बाद वो सीट्स वो उसमें वोट डाल सकेगा। हो सकता है किसी के पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर पावर जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए, बिल्कुल, यानी फेडरल असम्बली को मजबूत कर दिया गया। और जो सूबाई असम्बली थे, जैसे हमारी पेशावर में सूबाई असम्बली है, इसमें यह किया गया, इसमें डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब मुख्तसर बच्चे आप सब जो है ना इसको अंडर द लाइन कर दें डायरकी को, ठीक है बच्चे, इस वर्ड को आपने लिखना भी है डायरकी। डाय का मतलब है टू और आर्की का मतलब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी मैंने आपको कहा था कल, ठीक है, डायरकी का मतलब है टू, डाय का मतलब है टू, ठीक है। डायरकी का मतलब है सिस्टम, इसका मतलब है कि दो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए। एक गवर्नर होता था, ठीक है बच्चे, जो रिप्रेजेंटेटिव होता था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने तमाम जो इख्तियारात थे, पावर जो थी, अब पावर्स क्या हो सकती हैं, पावर मसलन ये कि पुलिस की पावर है, वापडा की पावर है, सैनिटेशन की पावर है, लॉ एंड ऑर्डर की पावर है, इसके अलावा अदालतों के का वो हिस्सा है, ज़कात का हिस्सा है, टैक्स कलेक्शन है, लोगों पर फलाह के पैसे, हेल्थ है, एजुकेशन है। ये तमाम जो है ना इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट्स में, ठीक है।
एक हिस्सा जो है वो दे दिया गया उन लोगों को जो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे। उनको कहा भाई आप इस जो ये जो पावर है ये आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक हिस्सा उनको दे दिया गया, जबकि सेकंड जो था वो उन्होंने अपने पास रखा, गवर्नर्स वगैरह ने अपने पास रखा। इसकी बुनियादी वजह ये थी बच्चे, द मेन रीजन फॉर दिस वाज कि दे वर नॉट एबल टू ट्रस्ट इंडियंस फुल अथॉरिटी। इनको लगता था कि अभी ये लोग इतने अच्छे नहीं हुए कि ये फुल अथॉरिटी इनको ट्रस्ट किया जाए, ठीक है। लिहाजा इनको हम पहले थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, हाफ पावर्स दे देंगे, ऐसी पावर्स दे देंगे जो अच्छी ना हो। मसलन आप इनको ज़कात की सॉरी बच्चे, हेल्थ की पावर तो दे दी गई, लेकिन आप यकीन करें कि इनके पास फाइनेंस पावर नहीं थी, फाइनेंस पावर गवर्नर के पास थी। अब फाइनेंस के बगैर अस्पताल तो बन नहीं सकता। एक्चुअल पावर तो पैसे की पावर है ना, जो वजारत खजाना है वो उन्होंने अपने पास रख ली। तो दे वर नॉट बीन एबल टू पास अ सिंगल और प्रोबेबली टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल बिल्डिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नर, जो कि गवर्नर जो था वो अंग्रेज था, ठीक है। अच्छा, सम मिनिस्टर्स वर्क डायरेक्टली अंडर द गवर्नर एंड अदर वर चूजन फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली। कुछ को जो है वो गवर्नर ले आता था, जिनको वो अहम महकमे दे देता था, डिपार्टमेंट से देता था। कुछ जो थे वो वोट से आते थे, जिनको भी एक आप कह सकते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स मिल जाते थे, लेकिन वो खैर इतने अहम नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि अब भी जो रियल पावर्स थी वो गवर्नर के पास थी। जो इनको महकमे दिए गए थे वो बड़े ही, जिसे आप कह सकते हैं कि दे वर जस्ट वेरी नॉमिनल, ठीक है, बहुत कमज़ोर किस्म के महकमे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसको कहने के बाद फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जो इनके पास पावर थी, ठीक है, वो अब भी बहुत ही अच्छी थी, वो अब भी ज़बरदस्त थी, ठीक है। और अब भी उनके पास जो रियल पावर थी वो काफ़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि इन बेहतरी की तरफ जा रहे थे और डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे, मज़ीद डेमोक्रेटिक हम हो रहे थे, ठीक है बच्चे। गो के रियल पावर्स अब भी गवर्नर के पास थी। Yet this act proved probably more democracy introduction in the province and it could be criticized. इस पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसने कुछ न कुछ हद तक डेमोक्रेसी जो है उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। 70% member of the provincial corner were to be elected by the people. रियल पावर गो के गवर्नर के पास थी, लेकिन आउट ऑफ 100 70% ऑफ द मेंबर्स जो थे वो अब भी लोग इलेक्ट करते थे। दैट इज़ अ हाई परसेंटेज। जब 70% होंगे इसका मतलब है उनकी अथॉरिटी होगी, मेजॉरिटी होगी, और मेजॉरिटी जब होगी तो डेफिनेटली वो अथॉरिटी तक जाएगी और वो अपने फैसलों को एटलीस्ट, अगर वो फैसले इम्पोज नहीं कर सकते तो फैसलों को उस तरह से बिल्कुल ओपन हैंड भी नहीं होगा गवर्नर के पास कि वो अपनी मर्जी का फैसला जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना चाहे वो करवा सकता है, ठीक है। इट शोड द राइट ऑफ द पीपल टू वोट, लोगों को ये कहा कि आप वोट डालें। 6 जो थे इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, यानी अब वो भी सिख जो थे वो सिर्फ सिखों को वोट दे सकते थे, या सिख जो थे उनके लिए सिर्फ सिखों से वोट लेना लाजमी था, ठीक है। इस तरह से ये था, ये बच्चे छोटी कम्युनिटीज़ थी, नंबर इनके कम थे, इस वजह से अगर ये ओपन कंटेस्ट में जाते तो इनको नुकसान उठाना पड़ता और ये फिर कभी भी न जीत सकते, ठीक है। इस वजह से उन